हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट जो कि है बैलेंसिंग एंड केमिकल इक्वेशन। अब पिछले पार्ट में आप सबने देखा कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और क्यों हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट आपने देखा और साथ ही साथ हमने समझा कि ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें एक केमिकल रिएक्शन को पहचानने में हेल्प करते हैं, राइट। हमने देखा था कि इवोल्यूशन ऑफ गैस अगर हो, चेंज इन टेम्परेचर हो, चेंज इन स्टेट हो, चेंज इन कलर हो या प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो, ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि अपने को ये बताते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बराबर। अब अपने इस चैप्टर से स्टार्ट करने वाले इक्वेशंस, क्या होता है केमिकल इक्वेशन, क्यों इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बैलेंसिंग, क्या होता है बैलेंसिंग, अगेन ये भी हम समझेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। सपोज मैं यहां पर लिखूं अगर हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। ओके, समझ में आया। अब अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, दोनों ओके, कुछ गड़बड़ नहीं है, दोनों ठीक है, ठीक है, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर दे रहे हैं, या फिर इसी को मैंने सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया, बराबर। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये तो हो गया सेंटेंस है, ये हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर, ये हो गया एक सेंटेंस। अब यहां पर मैंने इसे एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है। हम इक्वेशन के फॉर्म में तब लिखते हैं जब इस तरीके के ऑपरेशंस हम यूज करते हैं। यहां पर हम प्लस साइन दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या कि ये रिएक्टेंट्स है, ये एरो का साइन मतलब क्या है कि रिएक्शन फॉरवर्ड इस दिशा में बढ़ रहा है, ठीक है, और ये वाटर हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है, बराबर। अब यहां पर अपने को बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिल रहा है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिल रहा है साथ, जैसे कि यहां पर अपने को सिर्फ ये पता है कि कौन से एलिमेंट्स है या कौन से एटम्स है, बराबर। लेकिन इनका अपने को मतलब किस फॉर्म में है, लाइक हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन का यहाँ मॉलिक्यूल जो अगर है वो मोनो एटमिक है, डाई एटमिक है, या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोनो एटमिक है, डाई एटमिक है या ट्राई एटमिक है, ये अपने को नहीं पता चल रहा है ना। फिर उसके साथ साथ वाटर का फॉर्मूला क्या है, ये तो एक बेसिक एग्जांपल है, वाटर का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक बेसिक एग्जांपल में भी अगर देखें, कोई अगर दूसरा एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे कि कॉपर प्लस सॉरी हाँ, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट इज कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे तुम बच्चों को नहीं पता होगा ना कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, आयरन सल्फेट का फॉर्मूला क्या है। तो ये एक जनरल एग्जांपल ले लिया मैंने। तो यहाँ पे वाटर तो लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट का अपने को फॉर्मूला नहीं पता चल रहा है, ठीक है, कि किस कॉम्बिनेशन में यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े होंगे, वो अपने को कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। इसको अपने कहते हैं वर्ड इक्वेशन। ये क्या है, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। वर्ड इक्वेशन के कुछ लिमिटेशन होते हैं, वर्ड इक्वेशन के लिमिटेशन होते हैं। यहाँ पे अपने को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता चल रहा कि ये क्या है, क्या इसमें डिटेल में अपने को हम लोग को स्टेट नहीं पता चल रहा है, किस स्टेट में, हाइड्रोजन सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में नहीं पता चल रहा है ना। तो ये जो वर्ड इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन के क्या है, लिमिटेशन है, लिमिटेशन बहुत सारे अपने को। और हाँ, दूसरा टाइम टेकिंग भी बहुत, टाइम भी बहुत, देखो बहुत सारी चीजें कि पहला तो ये क्या है, टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग है। दूसरा क्या है कि ये जो है बहुत ज्यादा ही लेंदी है, मतलब कि आप कह सकते हो कि स्पेस बहुत ज्यादा अक्वायर करता है, लेंदी बहुत है, लेंदी 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 बहुत है, ठीक है। फिर उससे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम आ गया है ना, वो स्पेलिंग वगैरह मेरे को थोड़ा सा अभी वो हो गया है, मैं ज्यादा फॉर्मूला पे ही डिपेंड करता हूँ, या तो जैसे केमिस्ट्री हो तो फॉर्मूला, या फिर अपना जो चैट कर रहे हो, टाइप कर रहे हो तो फटाफट आ जाता है, क्लिक किया, सजेशंस आ गया, लेंदी, आई होप स्पेलिंग राइट है, ठीक है। बाकी मेरा डिक्टेशन बहुत अच्छा था, 50 आउट ऑफ 50, 25 आउट ऑफ 25 लाता था हमेशा। फिर उसके बाद एक और चीज क्या है कि ये बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है, टाइम टेकिंग है, इनकन्वीनियंट बहुत है ना, इनकन्वीनियंट बहुत है। आई होप इनकन्वीनियंट की स्पेलिंग राइट हो, प्लीज डोंट जज मी ऑन द स्पेलिंग, बिकॉज स्पेलिंग आजकल अपने को उतना ज्यादा नहीं, तुम लोग को याद रखना होगा, मेरा तो हो चुका है। सो इनकन्वीनियंट बहुत ज्यादा है। इसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमने एक सोल्यूशन ढूंढा, क्योंकि किसी एक बहुत ही बड़े महान आदमी ने कहा है कि अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है ना, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। सो
इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हमने क्या यूज करना स्टार्ट किया, हमने यूज करना स्टार्ट किया स्केलेटल इक्वेशंस का। मैं लिख के बताता हूं इसी चीज को, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं, हाइड्रोजन की जगह पे मैं लिख दूं इसका मॉलिक्यूल H2, बराबर, फिर प्लस का साइन, प्लस के साइन से पहले मैं यहाँ पे और यहाँ पे यू लिख सकता हूँ कि ये कौन से स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर आ जाता है O2, बराबर, O2 के लिए मैंने यूज कर लिया अगेन गैसियस फॉर्म में, रिएक्टेंट्स आ गए मेरे फटाक से, बराबर। फिर उसके बाद एरो का साइन बता रहा है रिएक्शन फॉरवर्ड इस तरफ बढ़ रहा है, और फिर आ जाता है H2O, ये कौन से स्टेट में आया है, लिक्विड स्टेट में। तो देखो यहां पर कितनी सारी चीजें पता चल रही है। यहाँ पे अपने को पता चल रहा है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा है, मोनोएटमिक है, डायएटमिक है, डायएटमिक है, दो H2 मतलब दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन डायएटमिक के फॉर्म में, फिर ये H2O ट्राइएटमिक बन गया, मॉलिक्यूल ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल बन गया है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो देखो यहाँ पे कितना डिटेल में पता चल रहा है अपने को कि क्या फॉर्मूला किसका यूज हो रहा है। फिर साथ ही साथ यहाँ पर मैंने इसके स्टेट्स भी लिखे हैं कि ये गैसेस स्टेट में, ऑक्सीजन भी गैसेस स्टेट में, और दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनेगा विच इज लिक्विड स्टेट। बहुत सारी चीजें पता चलती है, बहुत सारे रिएक्शंस में अपने को यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि यहाँ पे हीट निकल रहा है कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, बराबर, बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। दिस इज आवर स्केलेटल इक्वेशन, दिस इज आवर स्केलेटल इक्वेशन, इसे हम स्केलेटल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है, जहां पर अपने को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखने मिलता है। ये तो हो गया वर्ड इक्वेशन, वर्ड के फॉर्म में मिल रहा है, ये क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब हम कंपाउंड्स का, हम सब्सटेंस का, हम एलिमेंट्स का जो भी हम यूज कर रहे हैं उनके सिंबल्स को यूज करके हम ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। देखो सबसे पहले टाइम टेकिंग बताओ, ये रिएक्शन लिखने में ज्यादा टाइम लगा या ये, ऑब्वियसली इस रिएक्शन को लिखने में कम टाइम लगा है ना। फिर लेंदी, शॉर्ट में कंप्लीट हो गया फटाफट। इनकन्वीनियंट बिल्कुल नहीं है, तुरंत हो गया, है ना। सो ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए जब हम लोग एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप का ही टॉपिक है, ज्यादा इसके पीछे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक स्केलेटल इक्वेशन के जो बेनिफिट्स है मैं आपको एक एक करके बता देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलते हैं बैलेंसिंग के ऊपर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैलेंसिंग बहुत ज्यादा काम आता है आपको हर जगह पे। ये पूरे 4 चैप्टर जो भी हम पढ़ने वाले हैं, आगे जहां भी आप ऐसे कोई स्केलेटल इक्वेशन लिखोगे वहां पे आपको बैलेंसिंग का यूज होने ही वाला है। और बोर्ड्स में मैं आपको बता दूं, बहुत कम ऐसा होता है कि आपको शायद कोई एमसीक्यू में बैलेंस फॉर्म लिख दो, ऐसा लिखा रहेगा, एक रिएक्शन लिखा रहेगा या तो एक वर्ड इक्वेशन दिया रहेगा आपको और लिखा जाएगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि उसका जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सा है वो बताओ। ऐसे हार्डली 1 मार्क्स में आपको आ जाता है, लेकिन जहां जहां भी आप रिएक्शन लिखोगे वहां वहां आपको एक बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी होगा। बैलेंसिंग इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखोगे वहां से हो सकता है आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए। सो इसके लिए आपको बैलेंसिंग सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आई होप रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, यस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि पहले बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं 1-1 घंटा रिकॉर्ड किया हूं, फिर उसके बाद पता चला मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया। चलो तो फटाफट से इसको मिटाते हैं, मैं कुछ बेनिफिट्स बता देता हूं एक एक करके, फिर उसके बाद जो है हम लोग डायरेक्ट बैलेंसिंग पे स्टार्ट करते हैं। पहला बेनिफिट क्या है, पहला बेनिफिट क्या है, इक्वेशन लिखने के, इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिल जाता है। इंफॉर्मेशन एज इन अपने को यहाँ पर स्टेट के बारे में पता चल जाता है कि भाई अपना जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उसका स्टेट क्या है, कौन से फिजिकल स्टेट में वो है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को हीट एक्सचेंज के बारे में पता चलेगा कि अगर कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हीट एक्सचेंज के लिए, जैसे हीट एनर्जी इवॉल्व हो रहा हो तो हम लोग लिख देंगे कि भाई यहाँ पर ऐसे ट्राइंगल का साइन यूज करते हैं, जहां पर अपने हीट दे रहे हैं, हीट इवॉल्व हो रहा है तो अपने इस तरीके के ट्राइंगल का साइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को और क्या क्या एक इंफॉर्मेशन इसमें से मिलता है कि स्टेट क्या है, हीट एक्सचेंज क्या है, और साथ ही साथ अपने को ये पता चल जाएगा कि फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मूला अपने को पता चल जाएगा। उसमें कोई भी जो रिएक्शन, जो हमारे रिएक्टेंट्स है वो किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं आपस में, ठीक है, कितने, कौन से एटम्स कितने, एक वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है
तो उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है। अगर मैं बोलूंगा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है, राइट, आपको फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन पता है कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिख दूं कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, तो वो अपने को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता। लेकिन वहीं पे अगर मैं ऐसे लिखूं कि CO2 प्लस H2O कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस यहाँ पे हाँ सनलाइट, यहाँ पे मैं सनलाइट लिख देता हूँ, सनलाइट बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। तो इसके साथ अपने को क्या क्या मिल जाता है, इसके साथ अपने को मिल जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। साथ में अपने को ऑक्सीजन भी मिलेगा और थोड़ा सा वाटर अगेन वापस से मिल जाता है। तो ये हो गया अपना क्या फोटोसिंथेसिस वाला जो रिएक्शन है जहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या पता चला, कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ये सारी चीजें अपने को पता चल रही है ना। अगर आप देखोगे C6H12O6 ये हो गया ग्लूकोज का फॉर्मूला। अपने को सबका कॉम्पोजिशन पता चल रहा है कि कार्बन के कितने एटम्स, हाइड्रोजन के कितने एटम्स, ऑक्सीजन के कितने एटम्स। अब मैं अगर सिर्फ ऐसे लिख दूं ग्लूकोज, कुछ खास पता चलेगा अपने को क्या है कौन सा, इसमें तो ये भी नहीं पता चलेगा कि क्या क्या कॉम्पोजिशन है अपना, कौन से एटम थे, ये भी नहीं आइडिया है ना। सो इसीलिए स्केलेटल इक्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ना। सो चलो ये हो गया, इसके इंफॉर्मेशन अपने को पता चल जा रहे हैं। बस यही कुछ एग्जांपल्स है, यही कुछ बेनिफिट्स है इसके, ठीक है। और फिर अपने को और तो ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। दूसरा आई थिंक एक और लिख सकते हैं कि अपने को रिएक्शन के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि अगर रिएक्शन एरो दो टाइप के हो सकते हैं। पहला तो अगर ये है, ठीक है, ये रिएक्शन एरो का मतलब क्या हुआ कि एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन बढ़ रहा है। लाइक अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं रिएक्टेंट एरो प्रोडक्ट, हम लोग इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा रिएक्टेंट्स लिखते हैं, ठीक है, और इस एरो के राइट हैंड साइड पे हम लोग हमेशा प्रोडक्ट लिखते हैं। ये जो एरो हेड है, एरो हेड की साइड अपने हमेशा प्रोडक्ट रखेंगे, एरो का जो स्टार्टिंग इनिशियल है या टेल बोल लो, उस साइड अपने रिएक्टेंट रखेंगे। और अगर अपना रिएक्शन कुछ इस तरीके का है, रिएक्शन प्रोडक्ट, तो ये जो एरो हेड है ये देखो इधर के लिए भी है, इधर के लिए भी है। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। मतलब ये कैसा रिएक्शन है, रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन है, रिवर्स हो सकता है जो रिएक्शन। मतलब जो रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिला है उसी प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी अगर मिल सकता है तो उसे अपने रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, जो कि आपको अभी इतना नहीं है, ठीक है। डोंट वरी, अभी इसका ज्यादा यूज नहीं है या कहीं पे भी अपीयर ज्यादा नहीं होता है, या हायर क्लासेस 11th स्टैंडर्ड में आपको आएगा। सो ये थे कुछ बेनिफिट्स, इक्वेशन के बेनिफिट्स, इक्वेशन लिखने के बेनिफिट्स। अगेन नॉट सो इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं आएगा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, ऐसा नहीं पूछा जाता, डोंट वरी, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। सो आई होप ये चीज समझ में आ गया है। हम लोग अभी आगे बढ़े, चलो हम लोग अभी बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, क्या होता है इससे ज्यादा क्यों जरूरी है, ठीक है ना। सो एक रिएक्शन में लिखता हूं यहां पे, आप बताना सही है, ठीक है। Fe plus O2 is Fe2O3, सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लो, सही। एक और रिएक्शन लिखता हूं मैं, CH4 plus O2 gives CO2 plus H2, ये भी ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक और रिएक्शन लिख देता हूं मैं, Na plus Cl gives NaC। मतलब बहुत इजी बेसिक से मैंने रिएक्शंस लिखे हैं, ठीक है। एक और लिख दूं, चार, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा था, चार लिख देते, चौका हो जाएगा, ठीक है। चलो N2 plus H2 gives NH3, ये चार रिएक्शन मैंने लिखे, बराबर। ये चार रिएक्शन मैंने लिख दिए, क्या ये सही है सारे,
सारे सही है, फर्स्ट अपीयरेंस में तो सही लग रहा है ना, ये सब तो सही है सर, क्या ही गड़बड़ है, सब तो सही है। लेकिन नहीं, सारे के सारे आप इसमें से कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। ठीक है, अब अपने पहचानते हैं कैसे क्या सही है और कौन सा गलत है, पहले ये पहचानना जरूरी है। देखो, हमारे टॉपिक का नाम है बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन होने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट, ये सारे हो गए हमारे रिएक्टेंट्स, ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, ये सारे हो गए एरो के इस तरफ, सारे हो गए हमारे प्रोडक्ट्स। जब हम लोग रिएक्टेंट या फिर पूरा एक रिएक्शन लिखते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका जो नियम है वो क्या होना चाहिए कि आप यहां पर जितने हमारे रिएक्टेंट के एटम्स इस तरफ है उतने ही रिएक्टेंट के एटम्स उस तरफ होना चाहिए। नहीं समझे? फिर से ट्राई करते हैं। जितना मास इस तरफ होना चाहिए उतना ही मास उस तरफ होना चाहिए। आपने 9th स्टैंडर्ड में एक लॉ पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आया होगा वो लॉ ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार कर देता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है ये लॉ, क्या नियम है इस लॉ का, मतलब क्या मतलब है इस लॉ का, मतलब कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी created nor be destroyed, nor be सॉरी मैं मार्कर लेने गया था, nor be destroyed in a chemical reaction। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी केमिकल रिएक्शन में मास ना ही हम बना सकते हैं, आउट ऑफ नोवेयर कहीं से मास आ जाएगा, ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि ये वैनिश हो गया, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। तो चलो एक एक करके चारों रिएक्शन में समझते हैं कि ये लॉ जो है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जैसे आपको दो लॉज थे, एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, ऐसे ही 3 लॉज और है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और एक गेल-लुसैक्स लॉ, और एक और है एवोगाड्रोस लॉ, बराबर। तो ये हो गए हमारे 5 लॉ, जिसमें से हमने 2 पढ़े थे 9th स्टैंडर्ड में। अब बाकी के 3 अभी आपको नहीं पढ़ने हैं, वो 11th में आएंगे, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूं। तो इन 5 लॉज पे ही पूरा केमिकल साइंस जो है वो गवर्न करता है, मतलब सारे नियम पे। तो पहला तो ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसका मतलब हो गया मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब अपने समझते हैं कि ये लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर ये लॉ सक्सेसफुली यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है मतलब ये सही रिएक्शन, अगर नहीं हो रहा है तो ये रिएक्शन गलत है, बराबर। तो चलो समझते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे मास पे ज्यादा नहीं जाएंगे, हम देख लेते हैं अगर इस साइड जितने एटम्स है, इजी टू अंडरस्टैंड यही है कि जितने एटम्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड है एलएचएस में, उतने ही एटम्स अगर राइट हैंड साइड में होंगे तो सक्सेसफुली हमारा लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, मास गिन के कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट होगा, उतना जरूरी नहीं है, इजी ये तरीका हो जाएगा। तो यहां अगर देखो Fe कितना है, 1 है, Fe इस साइड 1 है, एलएचएस में 1 है, आरएचएस में देखो यहाँ 2 है, Fe के नीचे यहाँ 2 लिखा है ना, मतलब यहाँ पे 2 Fe के एटम्स है, इस साइड Fe 2 हो गया। पहले तो यही गड़बड़ हो गया, यानी कि ये लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, ये रिएक्शन अभी मैंने जो लिखा है वो सही नहीं है। दूसरे रिएक्शन पे आते हैं, O2 तो देखो O2 यहाँ पे, O3 यहाँ पे, ये भी इम्बैलेंस है, तो ये भी गलत हो रहा है यहाँ पर, बराबर। तीसरे पे आते हैं, C मतलब कार्बन 1 है और यहाँ पे और कहीं नहीं है, इधर है, मतलब कार्बन कार्बन दोनों साइड 1-1 है। हाइड्रोजन 4 है, इस साइड हाइड्रोजन कितने, 2 है, मतलब यहीं पे अटक गए, आगे कुछ हो नहीं सकता। ऑक्सीजन भी देखो तो 2 यहाँ पे, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन, यहाँ O2 2 + 1 3, तो इधर इस साइड 2 है और इस साइड 3 ऑक्सीजन, ये भी गड़बड़ हो चुका है। यहाँ पर भी हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो एप्लीकेबल नहीं है। तीसरे पे आते हैं, सोडियम इस साइड 1 एटम है, बराबर, इस साइड भी 1 एटम है, ओके। क्लोरीन इस तरफ 1 क्लोरीन का एटम है और इस तरफ भी 1 ही क्लोरीन का एटम है, मतलब जितने एटम्स यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन के हैं उतने ही प्रोडक्ट में भी NaCl मतलब सोडियम और क्लोरीन के हैं।
तो ये सही है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारा। ये हो गया हमारा, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सक्सेसफुली अप्लाई हो रहा है। फिर इधर देखते हैं N2, इधर N1 ही है, यहीं पे गड़बड़ हो गया। ये भी हमारा इम्बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये हमारा सही इक्वेशन नहीं है। समझ में आया? तो ये सब हो गया हमारे एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड इक्वेशन। यहीं पे हम लोग समझने वाले हैं कि बैलेंसिंग कैसे होता है, बैलेंसिंग को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे समझते हैं ये सभी इक्वेशंस के साथ। और बहुत सारे इक्वेशन में आपको लगभग 20 इक्वेशन समझाने वाला हूं, यहाँ पर बैलेंस करके बताऊंगा किस तरीके से बैलेंस होता है। और फिर हम लोग इस चैप्टर को, अगर ये वीडियो ज्यादा लंबा हो गया तो कुछ रिएक्शंस यहाँ पे, कुछ रिएक्शंस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आई होप इतना आपको पता चल गया होगा कि क्यों बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंसिंग जरूरी मतलब किस लॉ के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखे हमने कि क्यों एक रिएक्शन इम्बैलेंस्ड है, उसे बैलेंस कैसे करना है वो अभी हम लोग सीखेंगे। पर क्यों इम्बैलेंस्ड है पहले वो जानना जरूरी है ना, कि भाई हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम अगर है तो सॉल्व करेंगे ना। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी बैलेंस्ड होते हैं। बैलेंस्ड होते हैं मतलब कि जब आप लिखते हो, जब उनका आप ये स्केलेटल इक्वेशन लिखते हो तो वो बैलेंस्ड ही लिख देते हो डायरेक्टली, उधर कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ रिएक्शंस है जहां पर हमें कुछ ऐसे सर्टेन कोफिशिएंट्स में चेंजेस करने पड़ेंगे जिसके वजह से अपने को वो रिएक्शन बैलेंस्ड होके मिलेगा। अगर आप वैसे नहीं लिखोगे तो एग्जाम में उसके मार्क्स कट हो सकते हैं। इसीलिए बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको पता चल गया होगा इसका इंपॉर्टेंस। चलो तो एक दो एग्जांपल्स, दो तीन एग्जांपल समझते हैं। अगर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो हम बाकी के एग्जांपल्स नेक्स्ट पार्ट में समझ लेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यहां से एक बहुत इजी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे और भी कई सारे एग्जांपल्स समझेंगे। चलो, हमारा जो बहुत ही ज्यादा इजी एंड सरल एग्जांपल है वहीं से स्टार्ट करते हैं। H2 प्लस O2, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो एग्जांपल्स है या फिर इसका जो रीजन है, मैंने वो बैलेंस करके लिखा था, 2 2 लिखा था, कुछ क्यों लिखा था वो समझते हैं। देखो, हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं, और एक और चीज, अगर बैलेंसिंग करने का सही एक एग्जांपल तरीका मतलब एक ट्रिक बता दूं तो देखो, याद कर लो। सबसे पहले हमें किसे बैलेंस करना है, मेटल्स को। फिर हम बैलेंस करेंगे नॉन मेटल्स को। फिर हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। एंड देन हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। इस सीक्वेंस में हम बैलेंस करेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर थोड़ा बहुत चेंज करोगे तो कोई ऐसा ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं होगा, लेकिन बेटर है आप इसी ऑर्डर में आप बैलेंस करो। तो देखो, यहाँ पे क्या कोई मेटल है? नहीं है, डायरेक्ट नॉन मेटल पे आ जाओ। क्या कोई नॉन मेटल है? मेटल्स के एग्जांपल जैसे सोडियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, ये सब हो गया हमारे मेटल्स, जनरल मेटल्स जो बार बार अपीयर होंगे, राइट। नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन भी हालांकि एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी आप कह सकते हो नॉन मेटल है, बट अलग से उसको यूज दे दिया हमने। नॉन मेटल जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे अपने नॉन मेटल्स। तो ये सब अगर अपीयर होते हैं तो हम लोग वहां पर उनको पहले बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या मेटल या नॉन मेटल है, नहीं। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं किस पे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 2 है। LHS में कितने, 2 ऑक्सीजन है। O2 लिखा मतलब 2 ऑक्सीजन, ठीक है। इस साइड देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 1 है। अगर ये O के आसपास कुछ लिखा नहीं है ना, इसको आई थिंक सबस्क्रिप्ट बोलेंगे, सबस्क्रिप्ट में कुछ लिखा नहीं है ना, तो समझ लेना कि यहाँ पे 1 है। बराबर, लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना कि यहाँ पर 1 है। तो इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर 1 ही ऑक्सीजन है। तो अपने को क्या करना होगा, अपने को इसके कोफिशिएंट में चेंज करना होगा। देखो, कोफिशिएंट मतलब कि यहाँ पर H2O ऐसे लिखा है मैंने, बराबर। यहां पर आप बीच में 2 नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप बीच में ऐसे 2 लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे नहीं लिख सकते।
सही तरीका क्या है, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के आगे आपको 2 लिखना पड़ेगा। ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2, मतलब ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2। ये हो गया इसके कोफिशिएंट में चेंज, पहले कुछ नहीं था मतलब 1 था, बराबर 1 1 जा 1 हो रहा था, इसीलिए एक ऑक्सीजन था। अब यहाँ पे आप 2 लिखोगे तो 2 1 जा 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, बराबर। ये हो गया सही तरीका। बीच में लिख नहीं सकते, इन सबस्क्रिप्ट में जो नंबर्स लिखे हैं इनको चेंज नहीं कर सकते, ये रूल्स है, इनको आप नहीं छोड़ सकते, इनको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। आगे और तरीके आएंगे, मैं बताता हूं कैसे कैसे होगा। सो ये हो जाएगा, यहां पर मैंने लिख दिया 2, करेक्ट है 2, तो 2 1 जा 2, ऑक्सीजन LHS और RHS में इक्वल हो गए, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। अब बारी आ जाती है हाइड्रोजन की, तो देखो हाइड्रोजन का ये जो कोफिशिएंट है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4। इस साइड RHS में 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए, इस साइड कितने हैं, सिर्फ 2 ही है। तो क्या इसको मैं 4 लिख दूं, ऐसे 4 लिख दूं, नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहां पर हम इसको 2 ही रहने देंगे, हम इसके कोफिशिएंट में चेंज कर देंगे। यहां पर क्या होगा, यहां पर भी 2 लिख देते हैं, 2 2 जा 4। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, राइट है। ऑक्सीजन काउंट कर लो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, यहां पर भी 2 1 जा 2। तो देखो इससे हमारा अब ये रिएक्शन कैसा हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब यहाँ पे लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आप कह सकते हो सक्सेसफुली अप्लाई हो रहा है। देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, मास कितना हो जाएगा 4। ऑक्सीजन चेक कर लो, अभी ये मैं LHS का लिख रहा हूं, सारे एग्जांपल्स में मैं ऐसे मास नहीं लिखूंगा, टाइम टेकिंग होता है, वेस्ट होता है, आपको भी समझ में आ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है ना, सब याद रखना होगा, इसका याद कर लो, नहीं किया हो तो अभी। सो 16, कितने ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम है, टोटल मास कितना हो जाएगा 32, बराबर। अब RHS में देख लेते हैं, RHS में हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन का मास अगेन 1 होता है, 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं, टोटल मास हो गया 4। ऑक्सीजन का चेक कर लो, ऑक्सीजन भी 2 है, तो 2 × 16 32, देखो ऑक्सीजन भी 32 हो रहा है और हाइड्रोजन भी 4 हो रहा है, LHS = RHS हो गया, मतलब इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब ये रिएक्शन जो लिखा है मैंने सही लिखा है, आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि ये मैं बताऊंगा आगे कि ऐसा क्यों लिखा है मैंने, आगे 2 या 2 कैसे लिखा है बता दिया मैंने, समझ में आ गया होगा आई होप, बराबर। चलो सो एक और एग्जांपल समझते हैं, देखते हैं कितना हो गया। ऑलरेडी वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो रहा है, ज्यादा नहीं, हम एक एग्जांपल और समझ लेते इजी सा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट एक और बनाएंगे जिसमें हम 15 से 20 एग्जांपल समझेंगे अच्छे से, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जितनी भी टाइप ऑफ रिएक्शंस है लगभग मैं उसमें कवर कर लूंगा, तो आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत इजी सा एग्जांपल है, अगेन यहां पर मैं यूज कर लेता हूं, N2 + H2 gives NH3, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, और इसका नाम आपको पता है अमोनिया। अमोनिया बहुत ही, इसका स्मेल बहुत ही बेकार होता है, नाक में बहुत ज्यादा चुभता है अमोनिया, ऐसा लगेगा आपको सुई लगा दिया नाक में, आपने किसी ने अंदर से सुई लगा दी अगर इसको स्मेल करने जाओ, बहुत खतरनाक। सो नाइट्रोजन LHS में कितने, काउंट कर लेते हैं, नाइट्रोजन LHS में है 2 और RHS में कितने हैं 1। हाइड्रोजन चेक कर लो, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं 3, बराबर। चलो तो पहले मेटल ढूंढो, मेटल है नहीं, नॉन मेटल है, क्या है नाइट्रोजन, पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो नाइट्रोजन LHS में कितने हैं 2 है, RHS में कितना है 1 ही है, तो उसको हम इवन नंबर पे कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, यहां पर 2 लिख दिया बराबर। यहां पर अब देखो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया ना, बहुत इजी हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन है नहीं है, हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, टोटल 6 हो गया। तो यहाँ पे मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो हाइड्रोजन का भी नंबर जो है वो 6 हो जाए, बहुत इजी, 3 के साथ, है ना, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या लगा देता हूं मैं, 3 लगा देता हूं, हो गया बैलेंस, चेक करो, हो गया बैलेंस, N2 2N, डन, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, हो गया बैलेंस, है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है बैलेंसिंग करना, वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है बैलेंसिंग, जिसको आप बहुत अच्छे से तुरंत समझ जाओगे। अभी के वीडियो में 2 ही एग्जांपल मैंने बताया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बहुत सारे एग्जांपल्स, एटलीस्ट 10 से 15 प्लस वीडियोस, 15 प्लस एग्जांपल्स में बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बताऊंगा, और उसके बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे होता है बैलेंसिंग और क्यों जरूरी है वो तो बता चुका हूं, ठीक है। सो पिछली वीडियो में हमने देख लिया था क्या होता है केमिकल रिएक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इस वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था क्या होता है इक्वेशन, क्या क्यों लिखते हैं इक्वेशन, इक्वेशन वर्ड इक्वेशन ज्यादा इजी होगा या स्केलेटल इक्वेशन, तो पता चल गया कि स्केलेटल इक्वेशन ज्यादा इजी है। फिर हमने बैलेंसिंग समझ लिया, बैलेंसिंग क्यों करना जरूरी है, कौन से लॉस के, मतलब किस लॉ के ऊपर ये बैलेंसिंग वाला टॉपिक गवर्न, मतलब कौन सा टॉपिक, इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है वो किस लॉ पे डिपेंडेंट है वो पता चल गया, 2 एग्जांपल्स देख लिए। आई होप आपको वीडियो और आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं है फिर से आप एक बार देखो, ठीक है, या तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको पता है कैसे कांटेक्ट करना है, पूरा डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स है, व्हाट्सएप नंबर वगैरह वगैरह, आप फिर भी कांटेक्ट कर सकते हो। और कीप प्रैक्टिसिंग, और 2027 के साइंस के पेपर में आपको पढ़ना है तो अच्छे से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि सही टाइम है, अभी से टाइम जितना ज्यादा यूटिलाइज करोगे उतना ज्यादा अच्छा। आई होप आपको आज का क्लास अच्छे समझ में आ गया है। थैंक यू।